सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर नवंबर 2023 एग्जाम्स। अब आप बोलोगे कि सर इतना जल्दी कौन पढ़ाई करता है। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप लोगों की क्लासेस वासेस जो भी चल रही है बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। नाउ अभी एक सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आना शुरू हो चुका है वो ये है, आफ्टर लुकिंग एट मे 2023 एग्जाम पेपर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आने लगा कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स का पेपर क्या ऐसे ही आता है क्या भाई, जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से आ रहा है, जो एकदम अनऑर्थोडॉक्स किस्म का पेपर आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला, बाकी का पूरा पेपर स्टूडेंट्स की खिल्लियां उड़ जा रही है, उसमें स्टूडेंट्स एकदम ब्लैंक आउट हो जा रहे हैं। तो क्या ऐसा ही पेपर आता है? बिलीव मी, डायरेक्ट टैक्स का पेपर ऐसा ही आता है। बीच में कुछ अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट ने पेपर थोड़े आसान कर दिए थे, बहुत ही बेसिक लेवल के, तो उससे स्टूडेंट्स को लगने लगा कि बहुत आसान होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कभी आसान नहीं था, ना है ना रहेगा, कभी नहीं रहेगा। डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, इसीलिए ये उम्मीद लेकर ही जाना चाहिए आपको एग्जाम में जब आप जाओगे कि पेपर डिफिकल्टी आने वाला है। अब मैं नवंबर 23 वालों को क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपने अगर क्लास नहीं ली है तो क्लास ले लो। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये सब काम नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है बहुत कि मेरी ले लो मेरी ले लो। नहीं, जिसकी क्लास लेना है लो, जो आपको ठीक टीचर लगता है ले लो। अगर आपको लगता है मैं ठीक हूं तो मेरा ले लो, मैं ठीक ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं, कोई और टीचर ठीक है तो उसका ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ द डे पढ़ना तो आपको ही है, तो आप पहले क्लास ले लो, ठीक है। क्लास लेते समय आपको सबसे पहले ये चीज सोचना है कि जो भी टीचर की आप क्लास ले रहे हो, क्या वो टीचर 100% कवरेज कर रहा है और उसकी बुक्स में 100% कवरेज है क्या? इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 95% कवरेज तो होनी चाहिए। 5% ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो शायद इग्नोर हो सकते हैं बुक में से। सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है कि टीचर लेते समय आपको उसके बुक का कंटेंट देखना है कैसा है और वो क्लास में पूरा कवरेज कराता है, या बस इतना देख लो बस काफी है, बाकी तो एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी करना है। दूसरी चीज, वो टीचर आपको क्या लास्ट मोमेंट तक सपोर्ट करते हैं, क्या आपके लास्ट मोमेंट तक डाउट सॉल्व करते हैं, आपको कोई भी क्वेरी आती है तो एड्रेस करते हैं, ब्लॉक तो नहीं कर देते आपको, ठीक है। ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज क्या वो टीचर जो भी है जिससे भी पढ़ रहे हो, क्या वहां पर क्लास में आपके सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कुछ बेसिक चीजें देखना है, बाकी तो सारे टीचर अच्छे ही है, किसी टीचर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं मैं, सब अच्छे अपनी जगह पे। किसी टीचर में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, मुझ में कुछ अच्छाई है तो मुझ में कुछ बुराई भी है, मुझ में भी कुछ गलतियां हैं जो मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, दूसरे टीचर्स में भी कुछ अच्छाइयां है कुछ बुराइयां है, सब अपनी तरफ से इंप्रूव करते हैं, सब अच्छे भाई, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं। अब कोई टीचर, कोई बच्चा मुझसे कंफर्टेबल है, कोई बच्चा किसी और से कंफर्टेबल है, वो चीजों पे बात नहीं करना है हमें। हमें बात करना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फॉर नवंबर 2023 अगर डिफिकल्ट पेपर आता है, जो आने ही वाला है। डिफिकल्ट पेपर नहीं बोल सकते इसको, बोलोगे कॉम्पिटिटिव पेपर। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि एक प्रोफेशनल एग्जाम दोगे तो वहां पर एक चिंदी पेपर नहीं एक्सपेक्ट करना, उस पेपर का कोई लेवल होना चाहिए, तो वो लेवल ही इंस्टीट्यूट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। तो वो लेवल को अगर हमको पहुंचना है, उस लेवल तक हमें पहुंचना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो आपको किसी भी टीचर की कोचिंग लेनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स पेपर ऐसा पेपर है बेटा, सेल्फ स्टडी करके बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, जो कोई बुक भी नहीं बता पाएगा, जो एक टीचर ही बता पाएगा। कॉन्सेप्चुअल पेपर है और आज की तारीख में इंस्टीट्यूट पेपर कॉन्सेप्चुअली बना रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है ना, रट्टा मारने वाला डीटी पास नहीं हो सकता है, ये चीज याद रखना। सिर्फ रट्टा मार के डीटी आप कभी पास नहीं हो गए होगे, स्पेशली अगर ऐसे पेपर आना शुरू हो जाए तो, जो May 23 वाला था। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर का मतलब क्या होता है, ये प्रोविजन का लॉजिक क्या है, क्यों आया है प्रोविजन, ये कैसे आया, इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, अरे वो सारी चीजें समझ नहीं आएगी तो एप्लीकेशन समझ नहीं आ पाएगा। सीए फाइनल इज अबाउट एप्लीकेशन, इट्स नॉट अबाउट ओनली रट्टोफाइंग, सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो बस मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने चाह रहा हूं जो आपको शायद हेल्प होगी कि नवंबर 2023 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं अभी गाइडेंस देता हूं तो आपके पास काफी समय है, 5 महीने का समय है, आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, इन सारी चीजों पर आप फोकस करना। परिश्रम करने वाला कोर्स है ये, मेहनत करने वाला कोर्स है, आसानी से मार्क्स नहीं आते हैं इसमें, लेकिन मेहनत करोगे तो सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पर आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ। अब अगर आप दोनों ग्रुप नवंबर में देना चाहते हो, कुछ भी कोचिंग शुरू नहीं हुई है, तो शायद आप रेगुलर बैच नहीं ले पाओगे, तो फिर आप किसी भी टीचर का फास्ट ट्रैक बैच ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, पैरामीटर्स आपको क्या चेक करना है, क्या 100% कवरेज हो रहा है उसमें, 100 नहीं तो 95% कवरेज हो रहा है। दूसरी चीज, क्या सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो रही है और लास्ट मिनट तक सपोर्ट मिल रहा है, ये कुछ चीजें आपको चेक करनी है। मैं पर्सनली तो प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा एक रेगुलर बैच के लिए ही जाओ। ये जो ट्रेंड बन चुका है बेटा कि कम नंबर ऑफ आवर्स में खत्म कर देना, वो सब आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए चल जाएगा,
डायरेक्ट टैक्स जैसा पेपर खत्म ही नहीं हो सकता है कम नंबर ऑफ आवर्स में, इम्पॉसिबल है। अगर वो हो रहा है कम नंबर ऑफ आवर्स में तो वो धोखा हो रहा है आपके साथ, वो आपके साथ धोखा हो रहा है। बहुत मुश्किल है बेटा उसको कम नंबर ऑफ आवर्स में खत्म करना, बहुत मुश्किल। सिलेबस कितना वास्ट है, अगर एक एक पॉइंट का डिटेल में आपको बताना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊं तो समय देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो मैं हर एक चीज डिटेल में नहीं बताऊं, कुछ चीजें डिटेल में बता दूं, कुछ चीजें ऐसी उड़ा दूं, तो आपको नहीं पता है कि एग्जाम में क्या चीज आएगी। देखो एग्जाम में इंस्टीट्यूट को पेपर बनाने के लिए कितने कितने प्रोविजंस उठाने हैं, हाँ 10-15 प्रोविजंस उठा के इंस्टीट्यूट पूरा 100 नंबर का पेपर बना सकता है, ठीक है। और रियलिटी में प्रोविजंस कितने हैं, 500-600 प्रोविजंस है। अब 500 में से 10-15 प्रोविजंस इंस्टीट्यूट को उठाना है जिसपे पेपर बनना है, ठीक है, या 25-30 प्रोविजन पकड़ लो, तो सिलेबस का 5 से 8% प्रोविजन ही इंस्टीट्यूट को उठाना है। तो मान लो अगर 500 प्रोविजन है, उसमें से इंस्टीट्यूट 25 प्रोविजन उठा रही है और पूरा पेपर बना दे रही है, तो इंस्टीट्यूट कितना परसेंट सिलेबस उठा रही है, सिर्फ 5%। अब अगर आपने बचा हुआ 95% डिटेल में भी पढ़ा है ना, कोई मतलब नहीं है अगर इंस्टीट्यूट ने पेपर उस 5% में से बना दिया जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में डाला है और आपने नहीं पढ़ा। इसलिए कवरेज होना बहुत जरूरी है, कवरेज, पूरे सिलेबस का कवरेज। इतना बड़ा समंदर है डायरेक्ट टैक्स, उसमें से कुछ बूंदे उठाकर इंस्टीट्यूट पेपर बना सकता है पूरा का पूरा। इसीलिए पूरे समंदर को कवर करने की हमको कोशिश करनी चाहिए, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। इन डेप्थ कवरेज होना चाहिए पूरे सिलेबस का, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अभी भी अगर आप शुरू करते हो तो आप रेगुलर बैच शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप रिजल्ट के बाद डिसीजन ले रहे हो नवंबर 23 एग्जाम्स में देने का, रिजल्ट के बाद बहुत लोग आते हैं ना, ग्रुप 1 हो गया तो अभी ग्रुप 2 का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं नवंबर, तो तब शायद आपको अगर देना है तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जा सकते हो। अभी मेरे हिसाब से आपको फास्ट ट्रैक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको रेगुलर बैच के लिए ही जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। ये मैं अपनी तरफ से, मैं देखो सेल्फलेस काम करता हूं बच्चों के लिए, मेरा उसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझसे जिससे लेना है लो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको सही रास्ता बताने आया हूं, बस सही रास्ता बताने आया, और कुछ बोलने नहीं आया। तो गिवन अ चॉइस, मैं पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा दूंगा कि आप रेगुलर बैच में जाओ। रेगुलर बैच में इन डेप्थ टीचिंग होती है, समय मिलता है, चीजें फास्ट नहीं होती है, हर एक प्रोविजन के बाद टीचर आपको समय देता है सोचने का, सफिशिएंट क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करने का मौका मिलता है, जो फास्ट ट्रैक में शायद मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इवन तो हम लोग अपने फास्ट ट्रैक के अंदर भी सफिशिएंट 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन रेगुलर में उससे भी ज्यादा सॉल्व करते हैं। फास्ट ट्रैक में हम लोग अपना क्या करते हैं, हम लोग अपना एक कलर बुक से प्रिपेयर डिस्कशन करते हैं। रेगुलर बैच में हम लोग आईसीआई मटेरियल के इन डेप्थ बुक से डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियसली दोनों के ड्यूरेशन में भी फर्क होता है। ये पहली चीज आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज एबीसी एनालिसिस और XYZ एनालिसिस और एबीसी प्रो एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या नाम आ गए, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। हाँ, रिलाई करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि उस पे मत रिलाई करो। इतना बड़ा सिलेबस है सर, एंड में अगर कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें छूट रही है, तो किस पे ज्यादा फोकस करो, हाँ करो, लेकिन ओवर रिलाई नहीं करना चाहिए। बच्चे आजकल सिर्फ उसी पे रिलाई करते हैं। मतलब कितने लोग तो मैंने ऐसा देखा हूं, ऑनेस्टली आई एम रियली शॉक्ड टू लिसन कि सर एबीसी एनालिसिस बता दो ना, प्रिपरेशन शुरू करनी है। अरे भाई, प्रिपरेशन शुरू करने के लिए एबीसी एनालिसिस नहीं होती है भाई। प्रिपरेशन करने के बाद उसमें से अगर सॉर्ट आउट करना है कि कौन से पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से पे कम फोकस करना है, तो एबीसी एनालिसिस होता है। प्लीज मेहरबानी करके प्लीज इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दो, प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप इस प्रोफेशन के साथ मत खेलो बेटा। आप ऐसे मत सोचो कि आप 10 दिन में डायरेक्ट टैक्स खत्म करके 5 दिन में रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हो। नहीं हो सकता है बेटा, ये नहीं हो सकता ये चीज। प्लीज मान लो, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, 2011 एंड से पढ़ा रहा हूं, मतलब ये 12वां साल है मेरा। ये 12 साल से मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूं बेटा। मुझे पता है कि टैक्स के पेपर कैसे आते हैं, और मुझे खुद को पता है, क्योंकि मैंने जब खुद पढ़ा था तब मुझे खुद को डायरेक्ट टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन था, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन था, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तो ऑल इंडिया हाईएस्ट था। तो मुझे पता है कि पेपर के अंदर कैसे पढ़ के जाना होता है। प्लीज मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो। ये एबीसी एनालिसिस ये सब यूजफुल है, लेकिन इस पे ओवर रिलाई मत करो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो टीचर कर रहे हैं मैं भी करता हूं, सब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं सब टीचर्स मिलकर, लेकिन इस पे ओवर रिलाई नहीं कर सकते हो बेटा। आपको कवरेज तो पूरी करके जानी पड़ेगी, फिर किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, आप उसका हेल्प ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तीसरी चीज, प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चन जब मैं बोलता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके स्टडी मटेरियल के तो सारे क्वेश्चंस कवर होने ही चाहिए, साथ साथ में पुराने अटेम्प्ट के आरटीपीएस मॉक टेस्ट भी जितना कर सकते हो उतने आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्रोविजन समझाने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ प्रोविजन समझाने से, प्रोविजन रटवाने से, आप May 23 वालों से पूछ लीजिए, जो भी May 23 वाला अटेम्प्ट दे रहा है, जिसने दिया था एग्जाम, उनको पूछो, नीचे कमेंट करो अगर आप दूसरे की भलाई करना चाहते हो, कि सिर्फ अगर आपने एग्जाम में प्रोविजन रट के गया तो एग्जाम में दिमाग चल रहा था कि आपका नहीं चलता है बेटा। इसलिए हर एक प्रोविजन के पीछे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होना चाहिए।
अगर हर एक के नहीं तो कम से कम जो डिफिकल्ट प्रोविजन है उसके पीछे तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होना ही चाहिए टू एक्सप्लेन कि ये प्रोविजन का क्या इंप्लीकेशन हो सकता है और ये प्रोविजन के ऊपर एग्जाम में किस किस एंगल को टच करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस एक बार रिवाइज करते हो ना चलेगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको 2 बार रिवाइज करना चाहिए। ये आप एक थंब रूल बना लीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चीज, डू नॉट इग्नोर जुडिशियल अपडेट। जुडिशियल अपडेट्स मतलब जो रीसेंट केस लॉज होता है इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे डालता है, प्लस उनके स्टडी मटेरियल के अंदर 100 से ज्यादा केस लॉज है, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है बेटा, और एग्जाम में उस पर एक क्वेश्चन पूरा का पूरा उस पर आ जाता है। पूरा क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, मतलब एक क्वेश्चन का सब पार्ट उस पे आ जाता है 6 से 8 मार्क का। अब वो सब पार्ट पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता है जुडिशियल अपडेट करने का, कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं बेटा, लेकिन अगर आप पहले से प्लानिंग करोगे तो सब कुछ कर पाओगे। कोई ना कोई तो है ना देश में बेटा जिसको 80+ आ रहा है, कोई ना कोई तो है ना देश के अंदर बेटा जिसने पूरा 100 का 100 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से लिखा है, तो वो बच्चा भी आपके जैसा ही है ना यार, उसके पास भी उतना ही दिमाग है ना, उसके पास भी उतने ही रिसोर्सेस है ना, उसके पास भी वही यूट्यूब वाले टीचर्स है ना, उसके पास भी वही सारी नोट्स है ना, तो वो कर पा रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो बेटा? कभी सोचो यार, भगवान ने कोई उसको स्पेशल शक्ति देकर थोड़ी भेजी है नीचे इंसान बना के, तो उसको कोई भगवान ने कोई फरिश्ता बना के थोड़ी भेजा है, उसको भी तो इंसान बना के ही भेजा है ना। तो हर अटेम्प्ट में AR1 AR2 AR3 कैसे लेकर आ जाते हैं एक एक पेपर में 80-80 नंबर के ऊपर, और हम क्यों 60 मार्क के लिए भी स्ट्रगल कर जाते हैं, हम क्यों 50 मार्क के लिए भी स्ट्रगल कर जाते हैं? कभी आत्मचिंतन करो, इस पे सोचो, गहराई से सोचो, आंख बंद करके, आपको पता चलेगा कि कमी हम में ही है, कमी मुझ में है, कमी आप में है। हम सबको मिलके मेहनत करना है, और हमको हमारा भी एम स्टैंडर्ड्स हाई रखना है कि हमको भी लाना है तो 70 मार्क लाना है, 80 मार्क लाना है, 90 मार्क लाना है, ऑल इंडिया हाईएस्ट लाना है। बिलीव मी, सीए फाइनल एग्जाम में पास करने के लिए अगर 2 या 3 पेपर में आपको 80 भी नहीं बोल रहा हूं, 70+ आ गया ना, 2 या 3 पेपर में 70+ आ गया ना, 8 पेपर में से आप सीए फाइनल पास हो गए। बाकी सब में आपको सिर्फ 40 ही लाना है बस। 3 पेपर में 70 लाना है, बाकी 5 पेपर में अगर आप बॉर्डर लाइन पर भी पास होते हो ना, 40 40 40 40 40, तो भी आपकी नैया पार लग गई। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स को समझना चाहिए बस स्टूडेंट को, और कुछ नहीं। तो देयरफॉर डो नॉट इग्नोर जुडिशियल अपडेट। जुडिशियल अपडेट इग्नोर करने की वजह से वो क्वेश्चन तो आप छोड़ देते हो, लेकिन उसके साथ वाला क्वेश्चन भी आपको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन 14 मार्क का आता है, 6 से 8 मार्क जुडिशियल अपडेट, दूसरा 6 मार्क कुछ और क्वेश्चन होगा। तो जुडिशियल अपडेट आता नहीं है तो वो वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो वो वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके मतलब नहीं है, केस लॉस तो आता नहीं है, तो उसके नीचे वाला भी क्यों अटेम्प्ट करूं? तो आप अगले क्वेश्चन पे जाते हो, आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा बेटा। इसलिए जुडिशियल अपडेट्स मत इग्नोर करो, मत इग्नोर करो, मत इग्नोर करो, प्लीज अच्छे से करके जाया करो। पुराने भी करना चाहिए, नए भी करना चाहिए। इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने सारे नए पूछ लिया, पिछले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने पुराने पूछा था। इंस्टीट्यूट की मर्जी, उनको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज, सॉल्व मैक्सिमम आरटीपीस एमटीपीस पास्ट एग्जाम पेपर्स। मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, जितने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आरटीपीस है, एमटीपीस है और मॉक टेस्ट पेपर्स है और पास्ट एग्जाम पेपर है, सारे सॉल्व करके जाओ। ये उम्मीद से मत सॉल्व करो कि उसमें से कुछ आ जाएगा, ये उम्मीद से सॉल्व करो कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। पहला क्वेश्चन बिजनेस एंड प्रोफेशन, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ट्रस्ट के ऊपर, चौथा क्वेश्चन टीडीएस के ऊपर। आप यूज्ड टू हो जाओगे, चीजें यूज्ड टू हो जाएगी तो चीजें आसान लग जाएगी। अब जब आप एग्जाम में जाओगे बिना कुछ देखे, ये सारी चीजें देख नहीं रहे हो, टीचर का लेक्चर सुना और एक बार रिवाइज किया और चले गए, अब आपको एग्जाम में पता ही नहीं है पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है, दूसरा क्या आने वाला है, तीसरा क्या आने वाला है, चौथा क्या आने वाला है, पांचवा क्या आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है क्या आने वाला है, तो आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे? आपको पता ही नहीं, आप जाओगे तो सब कुछ सरप्राइज लगेगा आपको। अभी कम से कम आपको सरप्राइज नहीं लगेगा। हो सकता है इंटरनली क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट हो, कुछ आसान हो, लेकिन सरप्राइज नहीं लगेगा कि टीडीएस तो आता ही है भाई, हाँ नॉन रेजिडेंट का चैप्टर तो आता ही है भाई, ट्रस्ट के ऊपर तो आता ही है, हाँ इंटरनली वो डिफिकल्ट और इजी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप सरप्राइज नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीए फाइनल के एग्जाम में ये होता है कि पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको आपका दिमाग मन शांत रखना चाहिए, एकदम शांति से काम करना चाहिए। और शांति से काम कब होगा? जब तुम कोई नई चीज देख लेते हो ना लाइफ में, तो पैनिक हो जाते हो, लेकिन अगर देखी दिखाई चीज देखोगे ना तो पैनिक नहीं होंगे, ठीक है? तो पैनिक नहीं होंगे। तो अगर आपने पिछले अटेम्प्ट के आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर्स और एग्जाम पेपर्स किए हैं, अच्छे से देखे हैं, अगर नहीं टाइम है तो मेरा 5 घंटे का कंपाइलेशन देख लो भाई, उसमें मैंने 19 पेपर कवर किया हूं 5 घंटे के अंदर, कम से कम वो तो देख लो। अभी तो बहुत समय आपके पास, जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा पढ़ाई करके आप वो देख लेना, कम से कम वो तो इसलिए मैंने वो डाला था कि एक स्टूडेंट खुद बैठ के उतना नहीं कर सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है 19 पेपर देखना, लेकिन कम से कम मेरा वीडियो देख के तो काम चला सकता है। 19 पेपर देख के कम से कम उसको पेपर पैटर्न तो पता चल जाएगा। अगली चीज आप 99.9% स्टूडेंट्स जो नहीं करते हैं एग्जाम में, वो ये पॉइंट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे सीए फाइनल के करिकुलम में, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक, कि अगर आप एग्जाम देने के पहले अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, आप गाड़ी का टेस्ट देने जाते हो आरटीओ वाले को, तो पहले गाड़ी चला के जाते हो कि नहीं जाते हो? प्रैक्टिस करके जाते हो ना?
बाइक का टेस्ट देने जाते हो तो बाइक चला के जाते हो कि नहीं जाते हो, कि ये बोलते हो अरे छोड़ना देख लेंगे उधर आरटीओ के सामने, डायरेक्ट पहली बार जिंदगी में गाड़ी उधर ही चलाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको आज 12 बजे टेस्ट देना है ना गाड़ी का लाइसेंस के लिए, तो भी सुबह 9 बजे आप टेस्ट का पहले प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर आपको गाड़ी चलाने ठीक से नहीं आती है तो। इसी तरीके से सीए फाइनल का एग्जाम है, आप अपने आप को एक्सपोज करो, अपने आप को एक्सपोज करो, दुनिया को एक्सपोज मत करते बैठो, अपने आप को एक्सपोज करो। कैसे एक्सपोज करें सर हम अपने आप को? अपने आप को एक्सपोज करने का तरीका क्या है? पेपर उठाओ, आईसीआई का लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, या पुराने अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट जो भी आपको लगता है, या कोई दूसरी टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज जो अच्छी करवाता है उसका पेपर उठाओ। पेपर तो मिल जाता है आजकल सबका ऑनलाइन, वो पेपर लो और 2 बजे बैठो, पौने 2 बजे बैठो और 5 बजे तक शांति से पौने 4 सवा 3 घंटे बैठो, एग्जामिनेशन सिचुएशन में बैठो। कब बैठोगे? नवंबर में एग्जाम है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में बैठो, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। वो भी कैसे प्रिपेयर करो? मतलब सपोज 5 अक्टूबर को आपको एग्जाम देने का इरादा है, तो 3 और 4 अक्टूबर को आप रिवाइज करो, या 4 और 5 अक्टूबर को आप रिवाइज करो और फिर 5 अक्टूबर को दोपहर में एग्जाम दो। कैसे रिवाइज करना है? जैसे कल एग्जाम है, मतलब जैसे एक दिन बाद एग्जाम है, जैसे आपके पास एग्जाम के पहले 20-22 घंटे होते हैं, बस उस 20-22 घंटे में आप बैठो और रिवाइज करने की कोशिश करो और देखो कितना रिवाइज होता है। जितना रिवाइज होता है उतना रिवाइज करके दो, भले 70% सिलेबस रिवाइज होता है, 75% सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर दो। पहले से मॉक टेस्ट पेपर मत देखना मेहरबानी करके, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इससे आप क्या अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो? क्या एग्जामिनेशन सिचुएशन के पहले, क्या एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन होते हैं, क्या उसमें मैं सिलेबस रिवाइज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? कर पा रहा हूं तो कितना कर पा रहा हूं? और अगर मैं 70% भी रिवाइज कर पा रहा हूं तो क्या एग्जाम में मैं 70, 80, 90% का पेपर उसके बदौलत लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं? ये आप अपने आप को एक्सपोज करो। ये आप एग्जाम में डायरेक्ट करते हो, जाकर वहां पर जाकर फंस जाते हो। आप 1 महीने पहले करो तो आपको पता चल जाएगा भाई हाँ ठीक है 70% तो रिवाइज हो जा रहा है 1 महीने पहले, तो अभी 1 महीना और बाकी है, तो एग्जाम के टाइम पे चलो मैं 90% तो रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, उतना तो हो जाएगा मुझसे। एक कॉन्फिडेंस आएगा बेटा अंदर। बहुत जरूरी है ये चीजें करिए। सारी चीजें हमने की थी बेटा एग्जामिनेशन सिचुएशन में, दोपहर में पौने 2 से लेकर 5 बजे तक ही लिखने का, वही सिचुएशन में पेपर लिखने का, वही सिचुएशन में, ताकि आपको पता चले वही टाइम पे अपना पेपर होता है तो वही टाइम पे लिखने का। सुबह उठ के नहीं लिखने का, रात में उठ के नहीं लिखने का, कभी भी नहीं लिखने का, वही टाइम पे लिखने का और कंटिन्यूस